जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नितिन कुमार चारी और आप देख रहे हैं वसंत एकेडमी। वसंत एकेडमी पर आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं। इन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, इस पूरे उत्सर्जन तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से अंग शामिल हैं, कौन कौन से अंग क्या क्या काम कर रहे हैं, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। और फिर इसके बाद जो दूसरा लेक्चर होगा उस दूसरे लेक्चर के अंतर्गत हम किडनी की मुख्य प्रक्रिया समझेंगे, जिसके माध्यम से शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया पूर्ण कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। लेक्चर को स्टार्ट करने के पहले यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे इस प्रकार के विज्ञान संबंधी जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देते होंगे उनको सरल भाषा में समझने का अपन यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक और शेयर भी करें। ठीक, चलिए उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को पढ़ने के पहले हमें उत्सर्जन की परिभाषा पता होना चाहिए। जब तक हमें उत्सर्जन की परिभाषा नहीं पता होगी तब तक हम ये उत्सर्जन तंत्र को ही नहीं समझ पाएंगे। तो उत्सर्जन तंत्र यानी कि मानव के शरीर में, सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि हम किसी भी जीव की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे सिलेबस में मानव शरीर के संबंध में जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, इसलिए उत्सर्जन तंत्र को मानव के संबंध में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो मानव शरीर में बनने वाले, ठीक है, साथ ही साथ नोट करते जाएंगे, बनने वाले हानिकारक, कौन से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त, कौन से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और जो पदार्थ हानिकारक हैं, नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ जिनको शरीर से बाहर निकाला जा रहा है, उन हानिकारक पदार्थों को, किसको? उन हानिकारक पदार्थों को जिनको शरीर बाहर निकाल रहा है उनको कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उनको क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में आपके शरीर के अंदर कौन कौन से हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं जिनको शरीर बाहर निकाल रहा है एक्चुअल में, वो है नंबर 1 अमोनिया, ठीक है, नंबर 2 यूरिया, और नंबर 3 है यूरिक अम्ल। क्या है? यूरिक अम्ल। जब आपके शरीर में ये यूरिक अम्ल जो है, जो जोड़ हैं, जैसे कि कोहनी है, ठीक है, ये कलाई है, जैसे ये उंगली का जोड़ है, जैसे गर्दन का जोड़ है, कमर का जोड़ है, दो हड्डियों का जोड़ जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ती हैं, इन जोड़ वाले स्थान पर यदि यूरिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तो गठिया यानी कि अर्थराइटिस रोग हो जाता है। ये आपके शरीर के लिए इतने हानिकारक है। ठीक है, तो आपके शरीर में जब ये पूछा जाए उत्सर्जन क्या है, आपको अगर उत्सर्जन की परिभाषा लिखनी हो या कोई पूछे बतानी हो तो लिखना मानव के शरीर में, या आप ये लिख सकते हैं जीवों के शरीर में। ठीक है, मानव अकेला ही नहीं है बल्कि जीवों के शरीर में बनने वाले हानिकारक। अब ये हानिकारक पदार्थ जीवों के शरीर में क्यों बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं? तो मानव को जीवित रहने के लिए कई जैविक क्रियाओं को करना होता है। हर एक जीव इन जैविक क्रियाओं को कर रहा है। इन जैविक क्रियाओं को हम कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। तो जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो जीवों की उपापचयी क्रियाओं के बाद बनने वाले जो हानिकारक पदार्थ हैं, उन हानिकारक पदार्थों में से नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ, यानी कि ऐसा हानिकारक पदार्थ जिसमें क्या पाया जा रहा है? आपका नाइट्रोजन पाया जा रहा है। तो जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के बाद बनने वाला नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है, जिसके रूप में अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल 3 मुख्य पदार्थ बनते हैं।
इन तीनों पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अब इन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्य भूमिका जो निभाते हैं, जो आपको बैकग्राउंड में डायग्राम दिख रहा है ना, वो किडनी का डायग्राम है। ये पूरे उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। ये जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से ही इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और किडनी जो है वो मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाती हैं। एक एक करके चीजें समझने का प्रयास करना। मैं थोड़ा फिर से आपको चीजें बताने का प्रयास करता हूं। उत्सर्जन, ठीक है, तो हानिकारक पदार्थ नाइट्रोजन युक्त हानिकारक नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है, वो बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं जिनको शरीर से बाहर निकाला जा रहा है? वो हैं आपके अमोनिया, ठीक है, यूरिया और यूरिक अम्ल। और क्या है? यूरिक अम्ल। ये तीन ऐसे पदार्थ हैं जो हानिकारक हैं, नाइट्रोजन युक्त हैं, शरीर से इनको बाहर निकाला जा रहा है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं अपन? उत्सर्जी पदार्थ। क्या कह रहे हैं इनको? उत्सर्जी पदार्थ। और इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? उत्सर्जन। प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? उत्सर्जन। ठीक है, अब इस प्रक्रिया के अंदर जो अंग भाग ले रहा है उत्सर्जन की प्रक्रिया, उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो अंग भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग कहा जाता है। और उत्सर्जी अंग के रूप में आपके शरीर में, आपके शरीर का मतलब मानव शरीर की बात हो रही है, मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। क्या है? किडनी, जिसको हिंदी में कहते हैं वृक्क। ठीक है, यहाँ पे बोर्ड पे बहुत सारी चीजें लिखी है शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको विस्तृत रूप में समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, उत्सर्जन क्या है? मानव शरीर के अंदर बनने वाले नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। और ये जो पदार्थ जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है वो उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं उसको उत्सर्जी अंग कहते हैं। और मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो है किडनी। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। उत्सर्जन क्या है? प्रक्रिया है। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इस प्रक्रिया के अंदर बाहर निकालने वाले पदार्थ। और उत्सर्जी अंग क्या है? जो अंग मुख्य रूप से भाग ले रहा है, जो इस प्रक्रिया को कर रहा है या इस प्रक्रिया के दौरान इन पदार्थों को बाहर निकाल रहा है, वो है उत्सर्जी अंग, जिसके रूप में आपके शरीर में क्या है? किडनी। ठीक है, तो ये है उत्सर्जन। अब उत्सर्जी जो पदार्थ हैं जैसे कि अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के बाद यूरिया, और यूरिया के बाद यूरिक अम्ल, ये तीन पदार्थ है ना, यूरिक अम्ल। अब मानव जो है वो मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? मानव के अंदर ये तीनों चीजें बन रही हैं, ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि पूछा जाए मानव निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किस उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, या इनमें से किस पदार्थ का उत्सर्जन मानव मुख्य रूप से कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप टिक करोगे यूरिया को। यूरिया मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है मानव का। मानव उत्सर्जन जो कर रहा है वो यूरिया का कर रहा है मुख्य रूप से। अब बात फिर वहीं लौट के आ रही, फिर अमोनिया क्यों बताया मैंने, फिर यूरिक अम्ल क्यों बताया मैंने? वो इसलिए क्योंकि जब मानव उपापचयी क्रियाएं करता है तो उपापचयी क्रियाओं के बाद मुख्य रूप से जो पहला पदार्थ बनता है वो है अमोनिया। अमोनिया बनता है सबसे पहले, लेकिन इस अमोनिया को लीवर यानी कि यकृत यानी कि जिगर,
सुना होगा ना, दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। तो जान वान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ये कहानियों में, गानों में, पिक्चरों में सुना होगा जिगर शब्द। तो जिगर शब्द को बायोलॉजी की भाषा में अगर हम किसी अंग के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, तो वो है यकृत। और यकृत को इंग्लिश में, सामान्य भाषा में, जो आजकल हमारे कम्युनिकेशन लैंग्वेज का माध्यम बन गई है, उसमें हम अगर यकृत को समझते हैं तो लीवर के रूप में समझते हैं। और ये वही लीवर है जो क्या काम कर रहा है, आपकी उपापचय क्रियाओं के बाद बनने वाले अमोनिया को कन्वर्ट कर रहा है यूरिया में। ठीक है, तो इसमें अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है आपका यकृत। तो ये यकृत क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये मानव के अंदर चलने वाली प्रक्रिया है। तो मानव उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत सबसे पहले अमोनिया का निर्माण करता है और अमोनिया को लीवर कर देता है किस में कन्वर्ट, यूरिया में। और यूरिया को ये मानव जो है, मानव के अंदर पाई जाने वाली वृक्क यानी कि किडनी, इसको शरीर से बाहर निकाल देती है। शरीर से बाहर कि निकलो यहां से बाहर, तुम्हारा कोई काम नहीं, तो किडनी काम करती है इस यूरिया को बाहर निकालने की। कुछ मात्रा में मानव के अंदर यूरिक अम्ल भी बनता है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में बनता है। लेकिन इस संसार में जितने भी क्या कहते हैं उसको, कशेरुक प्राणी, इंग्लिश में कॉर्डेट एनिमल्स जितने भी होते हैं, उनके अंदर, विभिन्न जीवों के अंदर ये विभिन्न नाइट्रोजन युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे जितने भी जलीय जीव हैं, ठीक है, और जलीय जीवों के साथ साथ उभयचर भी, उभयचर यानी कि ऐसे जीव जो जल में रहते हैं और ऐसे जीव जल थल जो दोनों में निवास कर सकते हैं, मेंढक आदि, जैसे कि उभयचर है ना मेंढक, ठीक है, मेंढक के साथ साथ आपका क्या कहते हैं, उभयचर के अंतर्गत जो जलीय जीवों में मछली वगैरह जितनी भी आ रही हैं, तो आपको यहाँ याद रखना है मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग के जीव और उभयचर वर्ग के जीव जितने भी हैं, उन जीवों के अंदर मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो बन रहा है वो अमोनिया बन रहा है। क्या बन रहा है, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत आने वाला आपका मेंढक। क्या, मेंढक। मेंढक चूंकि उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, जल और थल दोनों में रह सकता है, तो मेंढक को कायदे से अमोनिया का उत्सर्जन करना चाहिए, लेकिन मेंढक अमोनिया का उत्सर्जन ना करते हुए मेंढक करता है आपके यूरिया का उत्सर्जन। मानव जैसा व्यवहार करता है। मेंढक के अंदर अमोनिया बनता है, लेकिन मेंढक का जो लीवर है वो इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके ब्लड में डाल देता है, और ब्लड में पड़ा हुआ इस यूरिया का फिल्टर कर देती है किडनी, और किडनी के माध्यम से जब ये फिल्टर हो जाता है और यूरिन के रूप में मेंढक इसको बाहर निकाल देता है। जैसा मानव के अंदर वैसा मेंढक के अंदर। लेकिन मानव स्तनधारी है, ठीक है, मानव क्या है, स्तनधारी, ठीक है। तो स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उन सब के अंदर यही होगा, अमोनिया को लीवर यूरिया में कन्वर्ट करेगा, यूरिया को किडनी बाहर निकाल देगी। जितने भी स्तनधारी सब, मेंढक के अंदर भी यही हो रहा है। तो मेंढक अपवाद हो गया। लेकिन मेंढक अपवाद हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि उभयचर वर्ग के अंतर्गत आने वाले सब भी अपवाद हो गए, नहीं। मत्स्य वर्ग और उभयचर वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जीव यूरिया का उत्सर्जन नहीं करते, बल्कि अमोनिया का ही करते हैं। लेकिन उभयचर वर्ग के अंतर्गत आने वाला मेंढक अपवाद है, वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, ना कि अमोनिया का। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या हुआ आपका, एक मत्स्य वर्ग और दूसरा उभयचर वर्ग, फिर उसके बाद दो वर्ग और हैं, सरीसृप वर्ग यानी कि क्लास रेप्टिलिया, और पक्षी वर्ग यानी कि क्लास एवीज। इन दोनों वर्गों के अंतर्गत आने वाले, ये दो वर्ग हैं ना, इन दोनों वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो जीव हैं, सरीसृप यानी कि रेंगने वाले और पक्षी वर्ग यानी कि उड़ने वाले, इन दोनों प्रकार के जीवों के अंतर्गत जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड। यूरिन का जब उत्सर्जन करते हैं तो मुख्य रूप से उनके अंदर पाया जाता है यूरिक अम्ल, ठीक है। मेंढक को छोड़कर उभयचर और मछली वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों के यूरिन में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो होगा अमोनिया। और स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत साथ ही साथ मानव के साथ मेंढक भी जोड़ लो। मेंढक उभयचर वर्ग में है, लेकिन फिर भी किसमें शामिल है, उत्सर्जन के
अंतर्गत अगर अपन देखें तो वो शामिल है इस यूरिया के उत्सर्जन की लिस्ट में। तो मेंढक और स्तनधारी वर्ग के सभी जीव जो यूरिन के रूप में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जिसका उत्सर्जन कर रहे हैं वो है आपका यूरिया, ठीक है। हालांकि बनता पहले अमोनिया है, फिर अमोनिया को लीवर यूरिया में कन्वर्ट करता है और यूरिया को शरीर बाहर निकाल देता है किडनी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन कर रहा है, तो सरीसृप वर्ग और पक्षी वर्ग के जंतु, ठीक है। यूरिया का उत्सर्जन कौन कर रहा है, स्तनधारी वर्ग के जंतु और मेंढक, ठीक है। अमोनिया का उत्सर्जन कौन कर रहा है, तो जलीय अर्थात मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव और साथ ही साथ उभयचर वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव, ये क्या कर रहे हैं, ये उत्सर्जन कर रहे हैं अमोनिया का। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, जैसे उत्सर्जन क्या है, ठीक है। उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जी पदार्थ, और उत्सर्जी पदार्थ उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग, ठीक है। अब इन अंगों को देखते हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के कुछ अंग हैं जो पाए जाते हैं जो इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो अपन समझते हैं इसमें उत्सर्जन की एक प्रक्रिया को। तो शरीर की उपापचयी क्रिया, यानी कि शरीर की उपापचयी क्रिया का मतलब है शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं जो मेटाबॉलिज्म क्रिया के अंतर्गत शामिल होती हैं, उन क्रियाओं के कारण शरीर में कुछ अवांछनीय यानी कि हानिकारक जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को है नहीं, ठीक है। ये समस्त जीवों की बात हो रही है के अंदर बनने वाले अवांछनीय पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया आदि जो हैं वो बनते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन पदार्थों को हमने क्या नाम दिया, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। उत्सर्जी अंग द्वारा यानी कि इन पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिन अंगों का उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं आपके उत्सर्जी अंग, ठीक है। तो उत्सर्जी अंगों द्वारा इन पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। यही हम अभी लगभग 5-7 मिनट पहले से पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या है कि अलग अलग पदार्थ हैं जिनका उत्सर्जन किया जा रहा है। जैसे अमोनिया का जो उत्सर्जन है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो अमोनिया है जिसका उत्सर्जन अपन कर रहे हैं, तो वो है मुख्य रूप से जलीय जीव जिसके अंतर्गत मछलियां यानी कि जो कि पिसीज वर्ग के अंतर्गत आते हैं, और साथ ही साथ उभयचर वर्ग। यहाँ पे याद रखना उभयचर वर्ग के अंदर ही आपका मेंढक शामिल है, लेकिन मेंढक अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता है, मेंढक उत्सर्जन करता है मेंढका, मेंढका नहीं है मेंढक है। मेंढक जो उत्सर्जन कर रहा है वो कर रहा है यूरिया का, है ना। तो मेंढक अपवाद है, मेंढक परीक्षा में पूछेगा, आपको मेंढक नहीं बन जाना, आपको बन जाना होशियार, ठीक है। फिर अगला उत्सर्जन जो है वो यूरिक अम्ल के रूप में हो रहा है। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कर रहे हैं आपके पक्षी वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव और सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीव। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनके अंदर भी जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होता है, यूरिक अम्ल। उत्सर्जी पदार्थ यानी कि आप टॉयलेट करने जाते हैं तो टॉयलेट के अंदर जो पदार्थ है वो है उत्सर्जी पदार्थ, और उस उत्सर्जी पदार्थ के रूप में स्तनधारी यानी कि मानव के अंतर्गत जो होता है वो है यूरिया। यानी हमारे यूरिन के अंदर क्या है, यूरिया। पक्षी के और सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं या कीड़े मकोड़े जो जीव होते हैं उनके अंदर जो यूरिन के अंदर पदार्थ है वो है यूरिक अम्ल, और इसी प्रकार से यहाँ है अमोनिया, ठीक है। और मेंढक अपवाद है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। फिर अभी हम पढ़ने वाले थे कुछ अंग, तो इन अंगों पे ध्यान देना। अमीबा जो जीव है, एक कोशिका का छोटा सा जीव है अमीबा। इस अमीबा का मुख्य उत्सर्जी जो अंग है वो है शरीर की सतह। अब अमीबा किस प्रकार से, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये मैंने बनाया है वो अमीबा है, ठीक है। ये भी अमीबा हो सकता है, ठीक है, कैसा भी बना दो आप, अमीबा ये भी हो सकता है। तो अमीबा का एक निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन अमीबा की जो शरीर की सतह है, बाहरी वाली इलाका है, जैसे अपन ये वाले से काम चला लेते हैं, ये जो सतह है इस सतह से, और साथ ही साथ इसके अंदर पाई जाने वाली रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल्स, इन दोनों के माध्यम से इस जीव के अंदर क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो उत्सर्जी अंग के रूप में अमीबा में कौन कौन है, शरीर की सतह और रिक्तिका, रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स, ठीक है। फिर उसके बाद सीलेंट्रेटा, तो सीलेंट्रेटा वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों
के शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है वो शरीर की सतह और शरीर की सतह के साथ साथ मुख, ये याद रखना, यानी कि ये मुख के माध्यम से भी क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, बाकी का शरीर की सतह तो काम कर ही रही है। ठीक है, फिर आर्थ्रोपोडा यानी कि ऐसे जीव जो जिनके शरीर के अंदर जो पैर हैं इस तरीके से ज्वाइंट होते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर ज्वाइंट शेप में जीव के पैर देखने को मिलते हैं, ऐसा लगता है कि पैर अलग से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका बिच्छू है ना, ऐसा लगता है ना कि पैर अलग से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो जितने भी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जीव आते हैं उन जीवों के शरीर में मुख्य उत्सर्जी जो अंग है वो है आपके लिए इंपॉर्टेंट मेलपीघी नलिकाएं, मेलपीघी डक्ट। ठीक, ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इतने विशेष नहीं जितना ये, और ये नहीं, इसके बाद आने वाले सभी इंपॉर्टेंट हैं। केचुआ, तो केचुआ जो है उसके अंतर्गत उत्सर्जिकाएं पाई जाती हैं, उत्सर्जिकाएं जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। फीताकृमि, तो फीताकृमि के अंतर्गत पाई जाती हैं फ्लेम सेल्स यानी कि फ्लेम कोशिकाएं, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है किसका, फीताकृमि का। झींगा मछली, झींगा मछली यानी कि प्रॉन, उसके अंदर मुख्य उत्सर्जी अंग होता है ग्रीन ग्लैंड्स यानी कि हरी ग्रंथियां, हरित ग्रंथियां लिखा मिल सकता है या हरी ग्रंथियां लिखा हुआ मिल जाएगा, ग्रीन ग्लैंड। और मानव, तो फिर अपने मानव के बारे में तो क्या ही कहना, इतनी देर से मानव को ही सेंटर बनाकर अपन इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो मानव के अंदर क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी, वृक्क, गुर्दा। लोग कहते हैं ना ज्यादा अगर तुमने मेरे सामने कुछ बोलने की कोशिश की तो गुर्दे छील दूंगा। गुर्दा ना हो गया, आलू हो गया, लोग छीलने की बात बार बार करते हैं कि गुर्दा छील देंगे, गुर्दा छील देंगे। लोग ये भी बोलते हैं अगर तुम्हारे गुर्दे में दम है तो बताओ। अब याद ही नहीं आ रहा तो कहाँ से बताएंगे, भले ही गुर्दा में दम हो, इसलिए याद कर लिया करो। अगर कोई पूछे तो आपके गुर्दे पे तो कम से कम डाउट ना करे। ठीक है, ये सारी चीजें थी जिसके माध्यम से अपन अब टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मानव उत्सर्जी अंग, मानव के अंदर कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं जिसके माध्यम से उत्सर्जन हो रहा है। तो मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग जो है, ध्यान रखना इस बात का, मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी, किडनी यानी कि वृक्क। लेकिन कुछ सहायक भी हैं जो अन्य पदार्थों का उत्सर्जन कर रहे हैं, जो मानव शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थ जो भले ही नाइट्रोजन युक्त ना हो लेकिन उसका उत्सर्जन कर रहे हैं। लेकिन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के उत्सर्जन की बात आएगी तो मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग है किडनी। क्या है, किडनी यानी कि गुर्दा, गुर्दे को याद रखना। लेकिन मानव शरीर में उत्सर्जी अंग के रूप में कुछ अन्य भी हैं, जैसे कि आपकी त्वचा, तो त्वचा क्या कर रही है, पसीने का उत्सर्जन कर रही है। फेफड़ा क्या कर रहा है, आपके शरीर के अंदर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें जो शरीर के अंदर उनका उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, यकृत, यकृत क्या कर रहा है भैया, यकृत उत्सर्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक पदार्थ अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। अमोनिया मान के चलो घर में शादी ब्याह में आने वाले खतरनाक मेहमान, फूफा जी टाइप मुंह फैला के बैठे रहते हैं, बोल देंगे यार हमको तो पूछा ही नहीं, हमको तो बताया ही नहीं, हमसे तो ये वो सलाह मशवरा लिया ही नहीं, रायता फैलाने का काम विशेष रूप से। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक एलिमेंट है अमोनिया। आपके शरीर के अंदर 2-4 घंटे 5 घंटे रुक गया तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले लीवर काम करता है इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का। पहली फुर्सत में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद ब्लड में डाल दिया। ब्लड में जो आपका जिस तरीके से अन्य पदार्थ घूम रहे हैं उसी प्रकार से यूरिया भी घूम रहा है। यूरिया के ब्लड में घूमने के साथ साथ किडनी टारगेट करती है कि आओ भाई हमारे पास भी आओ, तुमको देखते हैं, निपटाते हैं एक एक करके। जैसे ही ब्लड किडनी से होके गुजरता है तो किडनी क्या करती है, इस ब्लड के अंदर उपस्थित यूरिया को टारगेट करती है कि किधर, यहीं तक तुम्हारा अंतिम सफर था, इसके बाद आगे कहीं नहीं चलना, चलो लाइन में लगो। तो जितना भी यूरिया आपके ब्लड में है उस यूरिया का फिल्टर कर देती है किडनी, और किडनी फिल्टर के बाद शुद्ध रक्त को शरीर के सभी अन्य भागों में पहुंचा देती है, जहां फिर से वही मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, फिर अमोनिया बनता है, फिर लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है।
फिर इस यूरिया का फिल्टर करती है किडनी, और किडनी यही प्रक्रिया लगातार करती रहती है, और करते रहने से लगातार किडनी आपके शरीर के अंदर रक्त को फिल्टर करती है। तो रक्त के शुद्ध करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है आपकी किडनी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यूरिया आपके शरीर के अंदर जो है उसको बाहर निकाल रही है। अब आपने सुना होगा कुछ लोग दारू पीते हैं, कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नॉनवेज भी खाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही आदतें कहीं ना कहीं क्या है, मेरे हिसाब से, मेरा व्यक्तिगत मत है, थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए अगर कोई खा रहा है पी रहा है तो, क्योंकि इससे आपके शरीर पे नकारात्मक प्रभाव दिखेंगे। आज आपको अच्छा लग रहा होगा लेकिन कल आपको इससे संबंधित कष्ट भोगना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अमोनिया का उत्सर्जन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आप नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ये दोनों ही हैं, जैसे आप दारू पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप चिकन मटन अंडा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही खा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी खा रहे हैं तो ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो चाहता हूँ आप थोड़ा भी ना खाएं, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत खा रहे हैं तो वो भी आपके शरीर के लिए क्या है कि कहीं ना कहीं एडजस्टेबल है, यानी कि वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो हानिकारक प्रभाव डालेगा। कैसे डालेगा? क्योंकि इनके दोनों के पाचन के साथ साथ शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अमोनिया का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निर्माण होगा। अमोनिया का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निर्माण होगा तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए लीवर का काम बढ़ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है एक दिन में 5 बाल्टी बना रहा है, सपोज एक व्यक्ति एक दिन में कितनी बाल्टी बना रहा है, 5 बाल्टी बना रहा है, और आपने कहा कि इन 5 बाल्टी से ज़्यादा बाल्टी बनाओ, एक दिन में 50 बाल्टी बनाओ, तो 10 गुना काम बढ़ गया। अब वो व्यक्ति 10 गुना काम करेगा तो उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है ना, तो कैपेसिटी का विकास करेगा, अपने अंदर क्षमताओं का निर्माण करेगा, और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा काम करते 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 क्या होगा, उसके हाथ पैर में दर्द होगा, बुखार आएगा, तकलीफ होगी, बीमार पड़ जाएगा, वर्क लोड बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा, सर दर्द होने लगेगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति वर्क लोड पड़ने से बीमार पड़ जाएगा। ठीक ऐसी आपकी किडनी और लीवर है। लीवर सबसे पहले क्या कर रहा है, आपके अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है, और आप दारू ज़्यादा पी रहे हैं, ज़्यादा चिकन मटन खा रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर का ये जो लीवर है, ये लीवर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा, तो लीवर का वर्कलोड बढ़ने से लीवर सड़ने लग जाएगा। आपने एक मूवी देखी होगी, एक और एक 11 शायद, अगर मैं सही बता रहा हूं तो, नहीं तो मूवी दूसरी हो सकती है, वाक्य जो मैं बता रहा हूं वो एकदम सही है। ज़्यादा दारू पीने से, अक्सर मूवीज में या लोग भी कहते होंगे, ज़्यादा दारू पीने से लीवर सड़ जाता है। क्यों सड़ जाता है? क्योंकि यही अमोनिया ज़्यादा बनता है, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते करते लीवर का वर्कलोड बढ़ता है और लीवर खराब होने लगता है। जब यूरिया ज़्यादा बने, चूंकि अमोनिया ज़्यादा बना है तो यूरिया भी ज़्यादा बनेगा, और इस यूरिया को फिल्टर करने के लिए किडनी का भी वर्कलोड बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में किडनी भी खराब होगी। क्या होगी? किडनी भी खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कम से कम इन हानिकारक पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि ये आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर से क्या कर रहे हैं, खोखला बना रहे हैं। ठीक है, दारू तो कम से कम छोड़ ही देना, चिकन मटन तो ये है कि धीरे धीरे छोड़ देना, एकदम से नहीं छोड़ रहे तो, लेकिन कोशिश करना कि दोनों ही छोड़ दो। ठीक है, अब ये है कुछ त्वचा के कार्य जो उत्सर्जन के रूप में काम कर रही है त्वचा। तो मनुष्य की त्वचा, मनुष्य की नहीं बल्कि हर एक जीवों की त्वचा होगी, लेकिन अपन चूंकि मानव शरीर संरचना को पढ़ रहे हैं इसलिए मानव के संबंध में ही बात करेंगे। मानव की त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी कि स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं ये पसीने का स्त्रावण करती हैं, यानी कि पसीने का उत्सर्जन कर रही हैं। ठीक है, जिसमें जल, लवण, यूरिया और अमीनो अम्ल आदि पदार्थ पाए जाते हैं, यानी कि पसीने के अंदर भी आपका यूरिया पाया जा रहा है। ठीक है, अब ये प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाए पसीने के अंदर निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, तो जल, लवण और यूरिया, साथ ही साथ कुछ अमीनो अम्ल, ये पसीने का क्या है, रासायनिक संगठन है। पसीने के अंदर ये 4 चीजें या मुख्य रूप से ये 4 चीजें पाई जाती है। यह जल लवण के संतुलन को नियंत्रित करता है, यानी कि जल और लवण की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए श्वेत ग्रंथि से इस प्रकार के उत्सर्जन की क्रिया होती है। फेफड़ा, तो फेफड़ा जो है वो आपके शरीर के अंदर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक जो गैसें होती हैं, वाष्पशील गैस, इनको बाहर निकालने की प्रक्रिया में मदद करता है, यानी शरीर से इनको बाहर निकालता है। चलो भाई चलो,
निप्टोप, ठीक है। फिर बाद में है यकृत, यकृत यानी कि लीवर, आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है लीवर, ठीक है। ये आपके शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये अगर खराब हो गई तो भैया दिक्कत, ठीक है। शरीर में प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल, शरीर में जो भी आप प्रोटीन खा रहे हैं, जैसे कि आप चिकन मटन खा रहे हैं तो चिकन मटन में है क्या, मांस, मांस कैसे बनता है, एमिनो अम्ल से, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर के अंदर एमिनो अम्ल का उत्पादन ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मांस खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पाचन के बाद उस मांस से क्या बनेगा, अमीनो अम्ल बनेगा, और इस अमीनो अम्ल से क्या बन रहा है भैया, अमोनिया बन रहा है। तो जब अमोनिया बन जाता है, यकृत की ये जो कोशिकाएं इसी अमोनिया को यूरिया में बदल देती हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनेगा तो काम भी तो लीवर का बढ़ जाएगा, ठीक है, यूरिया में बदल देगा, और जो रक्त के माध्यम से या रक्त के साथ किडनी में पहुंचता है, और किडनी क्या करेगी, इसको फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के बाद उसको यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकाल देगी कि जाओ भाई तुम्हारा इतना ही काम था, है ना। किडनी का काम स्टार्ट, किडनी का काम स्टार्ट होने के पहले हम किडनी के बारे में पहले अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे पहले कि किडनी एक्चुअल में है क्या और किडनी क्या काम कर रही है, ठीक है भाई। तो आपके शरीर में सेम के बीज के आकार की, कैसी, सेम के बीज, राजमा चावल खाए हैं कभी, तो राजमे जैसी, है ना, चावल जैसी नहीं, राजमा के जैसी एक आपके शरीर के अंदर संरचना पाई जाती है जिसे आप कहते हैं किडनी, जो कि एब्डोमेन कैविटी में, यानी कि यहाँ पे एक डायफ्राम मसल होती है, डायफ्राम मसल के नीचे का जो हिस्सा है वो एब्डोमेन कैविटी कहलाता है, और उसके ऊपर का थोरेसिक कैविटी। तो एब्डोमेन कैविटी में इधर की ओर, पीछे की ओर यहाँ पे दो किडनी पाई जाती है, यानी कि ये वाली है आपकी राइट और ये है आपकी लेफ्ट। यहाँ किडनी के अंदर दो प्रकार की नलिकाएं घुस रही हैं, दोनों को एक एक करके ध्यान से समझो। ये लाल रंग की जो नलिका घुस रही है इसका नाम है रीनल धमनी, ठीक है। एक और घुसाएंगे इसके अंदर, इसको अपन येलो से बना लेते हैं, यह है रीनल सिरा। तो एक धमनी घुस रही है, एक सिरा घुस रही है, ठीक है। इनमें से एक जो रीनल धमनी है, रीनल सिरा है, तो इनके माध्यम से क्या है, आपके शरीर के अंदर, या शरीर मतलब यहाँ पे किडनी की बात हो रही है, किडनी के अंदर क्या आ रहा है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त यानी कि नाइट्रोजन युक्त, या नाइट्रोजन युक्त मतलब मुख्य रूप से इसके अंदर यूरिया है। तो जैसे यूरिया युक्त ब्लड शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तो शरीर के अंदर यानी कि किडनी के अंदर जब प्रवेश करेगा तो यहाँ पे किडनी के दो भाग दिखेंगे। पहला भाग, जैसे कि ये आपको हाथ की संरचना दिखाई दे रही यूं, ये जो हाथ की संरचना है, ये जो खोखला भाग दिखाई दे रहा है, इसको आप मान के चलिए मेड्यूला, और ये ऊपर वाला भाग आप मान के चलिए कॉर्टेक्स, ठीक है। तो अंदर सबसे पहले यहाँ प्रवेश करेंगी, ये यहाँ से होते हुए नलिकाएं अंदर की ओर जाएंगी, मेडुला से होते हुए कॉर्टेक्स में जाएंगी, ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है आपकी एक और संरचना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या काम कर रहा है, नेफ्रॉन बेसिक रूप से अगर पूछा जाए तो यही वो स्थिति है जो क्या कर रही है, आपके शरीर के अंदर ब्लड को फिल्टर कर रही है। क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर कर रही है, यानी कि नाम किसी और का, काम किसी और का। नाम किसका हो रहा है, किडनी का, काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। किडनी के अंदर इस कॉर्टेक्स वाले भाग में, किसमें, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में ऐसे प्याले जैसी संरचना पाई जाती, कप के आकार की एक संरचना पाई जाती, जिसको हम क्या नाम देते हैं, नेफ्रॉन नाम देते हैं। ये नेफ्रॉन के अंदर पतली पतली कुछ रक्त वाहिनियां घुसती हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये आपस में उलझ के जाल बना लेती हैं। जाल बनाने के बाद जब यहाँ से निकलती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब यहाँ से ब्लड निकलता है तो इसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने के बाद ये ब्लड यहाँ से छनने लगता है। क्या हो जाता है, ब्लड यहाँ पे छनने लगता है। जैसे ही ब्लड छनने लगता है वैसे ही यहाँ से छनकर ब्लड इस नली में नीचे आ जाता है। इस नली को अपन कहते हैं हेनले लूप, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से ब्लड छना, ब्लड के छनने के बाद वो कुछ अशुद्धियां हैं जो नीचे आ गई, ठीक है। जैसे ही अशुद्धियां नीचे आती हैं, इन अशुद्धियों के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है आपका यूरिया, है ना। इसके अंदर पाया जाता है आपका यूरिया।
यूरिया, अब देखो जब यहाँ पे यूरिया फिल्टर होके आया है तो ऐसी स्थिति में येलो येलो जो मैं बना रहा हूँ वो यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला होता है, इसलिए मैं यहाँ पे अधिकांशतः भाग को पीला बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझो, जब ब्लड फिल्टर होता है किडनी के द्वारा तो इसके अंतर्गत यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया और अन्य हानिकारक पदार्थों के साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी होते हैं जो मैं हल्के से ग्रीन रंग के रूप में बना देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कुछ हानिकारक पदार्थों के साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी हैं। अब इन आवश्यक पदार्थों का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण। जब पुनः अवशोषण हो जाएगा यानी कि यहाँ पे पाई जाने वाली नलिकाएं जो होंगी वो क्या करेंगे, इसका पुनर्अवशोषण कर लेंगी। जब इसमें से पुनः अवशोषण हो जाएगा, अवशोषण के बाद केवल और केवल क्या बचेगा, इसके अंदर हानिकारक पदार्थ यानी कि यूरिया बचेगा, सिर्फ पीला पीला भाग बचेगा जिसको कलेक्टिव डक्ट के अंदर डाल दिया जाएगा यानी कि संग्रह नलिका में। जैसे ही संग्रह नलिका में पहुंचेगा वहां से संग्रह नलिका आगे चल के इधर हिस्से में आके खुलेगी जिसको हम कहते हैं हाइलस। ठीक है, हाइलस वाले स्थान से एक नली नीचे की ओर निकल रही है, इस नली का नाम है यूरेटर। इसका नाम क्या है, यूरेटर, जो इस अशुद्धि को यानी कि मुख्य रूप से अपन कहें यूरिन को लेकर आता है। नीचे एक थैलेक की जैसी संरचना पाई जाती है, उस थैलेक की संरचना के अंतर्गत इस यूरिन को इकट्ठा कर देता है। यहाँ भरा है आपका यूरिन जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, इस ब्लैडर के अंदर यूरिन भरा है। फिर इस ब्लैडर से एक पतली सी नली निकलती है जिसका नाम है यूरिथ्रा, और इस यूरिथ्रा के माध्यम से ये यूरिन जो है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि आपका जो ब्लड था वो फिल्टर कर दिए किसने, किडनी ने। किडनी ने किया या नाम किडनी का हुआ, किडनी ने बेसिकली देखा जाए तो किडनी के अंदर पाए जाने वाले कॉर्टेक्स ने किया। ये पूरी प्रक्रिया जो है अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा इस चीज के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया है कि किडनी काम क्या कर रही है। तो आपके शरीर में राइट और लेफ्ट दो किडनियां पाई जाती हैं। किडनियां जो हैं वो सेम के बीच के आकार या राजमा के आकार की होती हैं। ठीक है, जो दो मुख्यतः भागों में बटी होती है, एक होता है आपका कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। मेड्यूला का उभरा हुआ भाग है वो हाइलस कहलाता है, जहां से एक नली निकलती है जिसका नाम है यूरेटर, मूत्र नलिका। ठीक है, फिर यूरेटर जो नीचे आगे एक थैली में खुलता है जिसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इस ब्लैडर से एक नली निकलती है जिसका नाम है यूरिथ्रा, मूत्र मार्ग, जहां से यूरिन यानी कि आपके शरीर से यूरिया बाहर निकल जाता है। इस ब्लैडर के अंदर भरा हुआ है यूरिन यानी कि मूत्र। ठीक है, और इस प्रकार से आपके शरीर के अंदर ये फिल्टर की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब यहाँ से जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उन पर चर्चा करते हैं। जैसे मनुष्य में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है, ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। वृक्क एक जोड़ी होते हैं यानी कि दो होते हैं। अब ये जो वृक्क यानी कि किडनी पाई जा रही है वो हल्के से लाल और भूरे रंग के होते हैं, ऐसा ब्राउनिश ब्राउनिश रेड ब्राउनिश टाइप की होती है किडनी। ठीक है, गुर्दा, गुर्दा मतलब किडनी। ठीक है, अब ये किडनी कहाँ पाई जा रही है, राजमा के दाने के आकार की किडनी होती है जो मुख्य रूप से मेरु रज्जु के दोनों ओर, मेरु रज्जु यानी कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये मेरु रज्जु के दोनों ओर इस साइड उदर भाग में यानी कि एब्डोमेन कैविटी में पाई जा रही है। ठीक है, प्रत्येक वृक्क का आकार यानी किडनी के आकार की बात हो रही, किडनी का आकार जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी कि आपकी जो किडनी है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, फिर उसके बाद लगभग 5.7 सेंटीमीटर चौड़ी है, यानी कि यहां से इसका आकार मापेंगे तो ये लगभग 5.7 यानी कि 5.6 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी है, और लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई है इसकी, ऐसा गोलाई में मोटाई। ठीक है, प्रत्येक किडनी का जो औसत भार है वो लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। यानी कि 120 से लेके 170 ग्राम ये इसका भार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। ठीक है, किडनी के काम, तो किडनी क्या काम कर रही है भैया, यूरिन के रूप में यानी कि मूत्र के रूप में अत्यधिक जल और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। यानी कि आपके शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित कर रही है।
है ना, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल रही है। साथ ही साथ कुछ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो आपके शरीर में बन रहे हैं वो क्या है, यूरिया और यूरिक अम्ल। चूंकि अमोनिया को तो यूरिया में कन्वर्ट लीवर ने कर ही दिया है, तो जितना भी यूरिया बचा है और थोड़ा बहुत यूरिक अम्ल, इसको शरीर से निपटाने के लिए चलो 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 लाइन लगाओ, बाहर निकलो लाइन लगाओ। तो यूरिन और यूरिक एसिड को, यूरिया और यूरिक एसिड को, जो कि यूरिन के अंदर पाए जाने वाले मुख्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं, उनको बाहर निकालने का काम कर रही है। ठीक है, और ब्लड के अंदर पाए जाने वाले प्लाज्मा का भी क्या करती है, सांद्रण यानी कि उसके पीएच वैल्यू का भी निर्धारण करती है। आपके शरीर के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के पीएच वैल्यू के निर्धारण में भी ये मुख्य भूमिका निभा रही है। ठीक है, फिर है किडनी की संरचना। तो भैया किडनी की संरचना देखें, किडनी की संरचना के ऊपर ये टोपी जैसी स्ट्रक्चर पाई जा रही है ना, इसको अपन कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। ये आज नहीं पढ़नी है, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड आपको आने वाले समय में पढ़नी है, इसलिए अभी बता देता हूं कि जब पूछा जाए कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है किडनी के ऊपर, टोपी जैसी संरचना, है ना। तो ये किडनी की संरचना है। ये किडनी की संरचना से निकलने वाली जो नली है वो है यूरेटर। ठीक है, ये है रीनल धमनी और सिराएं। ठीक है, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से निकलने वाली नली यूरिथ्रा। ठीक है, ये जो संरचना अपन ने देखी थी उसी को यहाँ पे अपन देख लेते हैं। प्रत्येक वृक्क एक पतले तंतु में वृक्क खोल यानी कि कैप्सूल में पाया जाता है। ठीक है, वृक्क धमनी यानी कि रीनल आर्टरी द्वारा वृक्क अशुद्ध रुधिर लाया जाता है, यानी कि जिसमें से जो रीनल धमनी है वो क्या कर रही है, आपके शरीर के अंदर अशुद्ध रक्त को लेके आ रही है। यहाँ आप चीज को नोट करेंगे, यहीं से प्रश्न परीक्षा बनेगा कि किडनी के अंदर अशुद्ध रक्त को कौन लेके आ रहा है, तो भैया किडनी के अंदर आपके अशुद्ध रक्त को लाने का काम कर रही है रीनल धमनी यानी कि रीनल आर्टरी। अब जब हम हार्ट पढ़ेंगे, दिल पढ़ेंगे, है, तो वहां एक चीज और आएगी, शुद्ध और अशुद्ध। तो वहां पे ये बताया जाएगा कि धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी में अपवाद होने के कारण अशुद्ध रक्त होता है। चूंकि धमनियों में शुद्ध है तो पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध हुआ। शिराओं में हमेशा अशुद्ध बहता है, लेकिन पल्मोनरी शिरा में शुद्ध बहता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे और वहां पे दोनों जगह शुद्ध और अशुद्ध रक्त की बात की जाएगी, लेकिन दोनों जगह कंसेप्ट थोड़ा अलग अलग है। वहां शुद्ध और अशुद्ध के बारे में जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपके ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की घुलनशीलता के आधार पर ये बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध की जो बात की जा रही है वो बात की जा रही है ब्लड के अंदर घुले हुए इन नाइट्रोजन पदार्थों की। ठीक है, तो जब ब्लड के अंदर ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ घुले हुए हैं तो ऐसी स्थिति में वो हो जाएगा आपका अशुद्ध रक्त, और उस अशुद्ध रक्त को यानी कि यूरिया वाले अशुद्ध रक्त को रीनल धमनी यानी कि रीनल आर्टरी क्या करती है, सबसे पहले क्या कर रही है, आपके ब्लड के थ्रू कहाँ ला रही है, आपकी किडनी में ला रही है। फिर किडनी में फिल्टर होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, फिर ऐसी स्थिति में जो अशुद्धि बच जाएगी वो तो निकाल दी जाएगी, जो शुद्ध पदार्थ बनेगा वो जो फिल्टर के बाद रीनल वेन्स यानी कि रीनल शिरा के माध्यम से ये शुद्ध रक्त शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि शरीर के सभी हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज याद रखनी है। एक क्या रखनी है याद, रीनल धमनी, रीनल धमनी। तो रीनल धमनी के आगे लिखते हैं अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है, और दूसरा लिख लें आप रीनल शिरा, और रीनल शिरा के आगे आप लिख देंगे शुद्ध रक्त। ठीक है, अब यहाँ पर रीनल धमनी और शिरा जो लिख रहे हैं वो आप नाइट्रोजन युक्त पदार्थों के संबंध में लिख रहे हैं, जिसमें यूरिया यूरिक अम्ल आदि घुला हुआ है वो अशुद्ध है, और जिसमें ये नहीं है वो शुद्ध है। ठीक है, फिर उसके बाद किडनी के अन्य हिस्सों को देखें तो किडनी में मुख्य रूप से दो भाग पाए जाते हैं। एक है कॉर्टेक्स जो कि किडनी का बाहरी हिस्सा है, और दूसरा है मेडुला जो कि किडनी का आंतरिक हिस्सा है, बीच वाला या अंदर वाला भाग है, जो मैंने बताया था ना इस तरीके से। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है, अंदर वाला भाग है, ये कहलाता है मेडुला, और जो ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स। ठीक है, वृक्क का बाहरी भाग कॉर्टेक्स और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। ठीक है, जो कि मुख्य रूप से पिरामिड के आकार का
पाया जाता है। प्रत्येक पिरामिड एक थैली जैसी संरचना में खुलता है जिसे वृक्क पेल्विस कहते हैं। मैंने आपको ये समझाया था कुछ इस प्रकार से, डायग्राम को फिर से देख लो। ये जो हिस्सा है इस तरीके से, ये जो मैं बना रहा हूं ये आपके पिरामिड हो गए, ठीक है, ठीक है। और ये जो हिस्सा मैं अभी डॉटेड डॉटेड करता जा रहा हूं ये हो गया आपका कॉर्टेक्स, ये हो गया मेडुला। मेडुला कुछ पिरामिड जैसी संरचना में खुल रही है, और ये जो अंदर की हिस्सा है ये यहाँ से खुल रहा है आपका यूरेटर, और ये जो उभला हुआ हिस्सा है वो कहलाता है आपका पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है। अब आगे चलेंगे अपन। वृक्क पेल्विस से मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर निकल रही है, तो यहाँ से आपकी नली जो निकल रही है वो यूरेटर है जो अपन देख चुके हैं, ठीक है। दोनों ओर से मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर जो है वो नीचे चल के एक थैली में खुलती है। एक इधर से भी आएगी आपकी यूरेटर, ठीक है, नीचे एक थैली में खुलती है। इस थैली को अपन क्या कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 है ना, 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि इस कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या पाए जा रहे हैं, नेफ्रॉन पाए जा रहे हैं, और यही नेफ्रॉन जो हैं वो मुख्य रूप से किडनी के अंदर फिल्टर का काम कर रहे हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर ब्लड क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, ठीक है। अब नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे तो नेफ्रॉन एक कप के आकार की छोटी सी संरचना होती है। नेफ्रॉन क्या है, एक प्याले जैसी छोटी सी संरचना है। यहाँ पे आपको बताया गया था ये कप के आकार की छोटी सी प्याले जैसी संरचना होती है जिसमें कई छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो ब्लड को एक्चुअल में फिल्टर करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब इसकी संरचना को आप देखेंगे तो संरचना की दृष्टि से इसमें बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, ठीक है। यह है आपका ऊपर वाला हिस्सा बोमन कैप्सूल, ठीक है। यहाँ पे अंग जो आते हैं, यहाँ पे जो ब्लड ऐसा गुच्छा बना ली थी इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये बोमन कैप्सूल। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। जिसे बोमन कैप्सूल बोमन कैप्सूल यानी कि एक प्याले जैसी संरचना होती है, ठीक है, प्याले जैसी संरचना होती है जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। ऊपर वाला हिस्सा बोमन कैप्सूल कहलाता है, ठीक है, जो कॉर्टेक्स क्षेत्र में स्थित होते हैं, यानी कि कॉर्टेक्स वाला भाग है ये आपका, जहां पर जो रक्त वाहिनियां हैं, ठीक है, वो आके उलझ के जो जाल बना रही हैं, ये वाला जाल जो बन रहा है वो कहलाता है ग्लोमेरुलस। और उसके बाद बगल में जो संरचना है जहां पर ये उभरी हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से प्याले जैसी संरचना में, यहां से यूं दिखाई दे रही है यूं, ये जो प्याले जैसी संरचना है वो कहलाता है आपका बोमन कैप्सूल, ठीक है। बोमन कैप्सूल में एक सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है जिसे जो सीधी होकर वृक्क पेल्विस में प्रवेश करती है। इस नलिका के चौड़े होकर एक पास यानी कि लूप बना लेती है जिसे हेनले लूप कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से पाई जा रही है, जहां से ये नलिका जो निकल रही है ये पीछे की ओर यहाँ पे कुंडलित होने के बाद आगे चल के एक लंबी सी नली आकार बनती है। इस लंबी सी नली आकार में होने के कारण इस एक लूप को कहते हैं हम हेनले लूप। क्या कह रहे हैं इसको, हेनले लूप। क्यों, क्योंकि हेनले, किसने, हेनले नाम का वैज्ञानिक ने ही इसका विकास किया था, इसलिए हेनले लूप यानी कि इसकी पहचान की थी, विकास किया। मानव शरीर में पहले से तो पाई जा रही है, ठीक है। तो हेनले लूप के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक हेनले लूप, ठीक है। फिर हेनले लूप आगे चल के इस तरीके से एक कलेक्टिव डक्ट होती है जिसके अंदर कई छोटी छोटी नलिकाएं आके खुलती हैं और ये कलेक्टिव पाथ के होते हुए शरीर से इस अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यह नलिका कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलकर फिर कुंडलित हो जाती है और एक अंदर जाके संरचना में खुलती है जिसे संग्रह नलिका यानी कि कलेक्टिव डक्ट कहते हैं। संग्रह नलिका जो है, संग्रह वाहिनी एक सीधी नली होती है जिसमें कई नेफ्रॉन की छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं आके खुल जाती हैं, ठीक है। सभी संग्रह वाहिनी यानी कि कलेक्टिव डक्ट वृक्क पेल्विस में आके खुल जाती हैं, जहां पेल्विस है ना, पेल्विन नहीं है, पेल्विस से मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या पहुंच जाता है, आपका यूरिन पहुंच जाता है और वहां से यूरिथ्रा के माध्यम से ये यूरिन शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा लेंदी टॉपिक था, चीजें याद करने वाली थी ज्यादा, समझने वाली कम थी। अब समझने वाली जो चीज है वो है प्रक्रिया, वो अगले लेक्चर के अंदर समझेंगे। यहाँ आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे उनको आप स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ते हुए नोट करते जाएंगे और नोट करने के बाद आप उनको याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न बनेगा वो मुख्य रूप से फैक्चुअल बनेगा,
ठीक है। सीधा सीधा फैक्ट, किडनी की कितनी लंबाई होती है, नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है, नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये वो इस तरह के फैक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद अगले लेक्चर के अंदर इससे संबंधित जो प्रक्रिया है वो हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।